Daily Current Affairs session by Samarpan IAS. Today we will be covering the current affairs of 6th of October. And these current affairs will be useful for your IAS, PCS, CDS, etc. exams. So let us begin the session. Before moving forward to the daily news, let us see the quote of the day. So the quote of the day goes like, believe in yourself. You're braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you can imagine. सो कोई भरोसा रखे ना रखे खुद पे आप भरोसा ज़रूर रखिए. Now moving forward to the important days and dates. The first important day that we are going to cover today is the World Cerebral Palsy Day, which is celebrated on the 6th of October. ये सेलिब्रेट होना शुरू हुआ था फ्रॉम द 2012. एंड इसका एम क्या है? इसका एम है टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट सेरेब्रल पाल्सी. इट एडवोकेट्स फॉर द राइट्स ऑफ पीपल विद सेरेब्रल पाल्सी कि उनको इक्वल राइट्स होनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और एक्सेस टू रिसोर्सेज होना चाहिए. हम लोग को एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहिए जिसमें पीपल हु हैव दिस कंडीशन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और वो भी एक डिसेंट डिग्निफाइड लाइफ जी सके. थीम क्या है? इट इज़ यूनिक एंड यूनाइटेड. इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा. नाउ लेट अस सी व्हाट इज सेरेब्रल पैल्सी. सो सेरेब्रल पैल्सी एक परमानेंट डिसऑर्डर होता है विच इज़ कॉज्ड बाय डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन. जब आपके दिमाग का विकास हो रहा होता है तब ही अगर ब्रेन में कोई डैमेज हो जाए तो सेरेब्रल पैल्सी ओरिजिन होता है. So it can happen before, during, or shortly after birth. And it affects movement, posture, and muscle coordination, जैसे हाथ पैर का coordination. होता क्यों है ये? इन्फेक्शन हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, या जेनेटिक्स में हो, पास ऑन हो जाए फ्रॉम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, इस वजह से भी ये हो सकता है. So, one of the very famous persons that we know who had this condition, but he managed to break all the shackles and make a very big name for himself in the field of science, was Stephen Hawking. So, again, if you believe in yourself, you can attain more than you can imagine. Now, moving forward to the World Habitat Day. This is actually celebrated on the first Monday of every October, and is bar it happened to fall on the 6th of October. It is organized by United Nations to reflect on the state of towns, cities and on the basic rights for all to adequate shelter. जब हम लोग हैबिटेट के बारे में सोचते हैं तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद एनिमल से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, बट वर्ल्ड हैबिटेट डे इज रिलेटेड टू द टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ ह्यूमंस जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं. वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास कितने राइट्स हैं, हमें एक्सेस टू वाटर है या नहीं है, रोड्स कैसी हैं, ये सब. एंड लोगों के पास शेल्टर अवेलेबल है या नहीं. आप देखते होंगे कितने होमलेस लोग पाए जाते हैं इंडिया में भी. सो ऑल दिस इज कंसिडर ऑन दिस डे. इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड द वर्ल्ड हैबिटेट डे इवेंट इज बीइंग कंडक्टेड इन नाइरोबी, केन्या. सो द थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम बिकॉज अर्बन क्राइसिस आप देख रहे हैं जगह जगह अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं जो हिल पे अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे, या फिर आप देखते हैं हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. सो यू कैन सी कि क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं. एंड दैट इज़ वाई अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स एक इम्पॉर्टेंट थीम बन जाती है इस ईयर के लिए. रिस्पॉन्स में इन्होंने इंक्लूड करा है कि हम लोगों को सिनर्जी चाहिए बिटवीन द अर्बन गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स. तो सारी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन सबको सिनर्जी में, उनको सबको कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दी अवार्ड्स. आज काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं. फर्स्ट इज द एनएमडीसी को अवार्ड मिला है. So NMDC wins 15 awards at the 15th PRCI Excellence Awards 2025. PRCI stands for Public Relations Council of India, and it was the 19th Global Communication Conclave held at Goa.
ये इम्पोर्टेंट है कि 19 ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहाँ हुई थी. सो इट हैपेंड एट गोवा. हु ऑर्गेनाइज्ड इट? इट इज द पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया दैट ऑर्गेनाइज्ड इट. NMDC stands for नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. इनको 15 अवार्ड्स मिले हैं इस कॉन्क्लेव में. सो इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया एंड इनको एक्नॉलेज करा गया है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू कॉरपोरेट एक्सीलेंस, इंक्लूसिव लीडरशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. यहाँ पे 4 चाणक्य अवार्ड्स भी इनको मिले हैं. ये लिस्ट दी हुई है. इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आप रीड कर सकते हैं. Let us see something more about NMDC. So, it stands for National Mineral Development Corporation. ये एक नवरत्न कंपनी है एंड ये मिनिस्ट्री और स्टील के अंडर में आती है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दिस ईयर. एंड इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, हमने देखा. और ये ओनली ऑपरेशनल है. इंडिया की जो ओनली मैकेनाइज्ड डायमंड माइन है वहाँ पे ये अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करती है. It is the only operator. So, which is the only mechanized diamond mine in India? It is the Panna diamond mine. Where is it located? It is located in MP. So, NMDC was incorporated in 1958 and इसका headquarter है हैदराबाद में. इसका head office भी important हो जाता है because very often we see questions like कि आपको कंपनीज दे दी और उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए या फिर मैच द फॉलोइंग आ गया या फिर चूज द करेक्ट वन आ गया. सो प्लीज रिमेंबर NMDC का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में. नेक्स्ट, माय भारत NSS अवार्ड्स फॉर 2022-2023 एडिशन दिए जा रहे हैं थ्रू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द राष्ट्रपति भवन. She presented 40 awards to the NSS units and their program officers and volunteers. कौन सी डिपार्टमेंट ने या कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करी है? सो इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. देख लेते हैं कुछ NSS के बारे में भी. NSS stands for National Service Scheme. It is a centrally sector scheme. So there are two types of schemes. एक सेंट्रल सेक्टर होता है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है. दोनों में डिफरेंस क्या है? सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स मोस्टली वो स्कीम्स होती हैं या फिर वो स्कीम्स होती हैं जो जिसका पूरा कॉस्ट सेंटर बेयर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है. वाइल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो कॉस्ट होता है वो दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाता है. व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? इट वाज लॉन्च्ड इन 1969. और क्यों करी गई थी? फॉर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ थ्रू वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस. आप जब भी कहीं पे किसी सोशल वर्क के लिए वॉलंटियर करते हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा होता है बट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी, तो आपकी एक पर्सनालिटी भी डेवलप होती है एंड यू मूव ऑन टू बिकम अ कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन ऑफ द नेशन. इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी और NSS का मोटो है नॉट मी बट यू. नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. एंड NSS का सिंबल क्या है? इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द कोनार्क सन टेम्पल ऑफ ओडिशा. अगर आप यहाँ पे इसका सिंबल देखें तो आपको ब्लू कलर दिखेगा विच signifies the cosmos and tells us that we are a part of this universe. Then you also see the red color which shows the young blood of youth. यंग ब्लड का मतलब उनके अंदर पैशन है, enthusiasm है for change, एक जुनून है. So that is signified by the red color. And then you see this wheel. ये सन टेम्पल से लिया हुआ है and it signifies the preservation, creation and destruction. आप देख सकते हैं समर्पण IAS में भी सेम कलर्स यूज हो रहे हैं and we stand by the same values. So moving forward to the books. दो important books launch हुई हैं and you can find them in some of the papers. So first है They Will Shoot You Madam by Harinder Baweja and the second is Mahatma Gandhi and the Environment by T.N. Khoshu. So the first book is by the senior journalist Harinder Baweja and ये डील करती है 4 important events in the history of India
one being the Operation Blue Star and the second being the National Emergency. और भी 2 इवेंट्स इसमें इंक्लूड करे गए हैं. एंड द सेकेंड इज महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट. अगर आपको पता हो तो महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस प्रिंसिपल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं था, इट वाज आल्सो फॉर द एनवायरनमेंट एंड द नेचर. तभी इन्होंने ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल दिया हुआ था. If you don't know about it, then you should read about it. It is very interesting. So ये दोनों बुक्स आप याद रखिएगा, और महात्मा गांधी वाली तो स्पेशली याद रखिएगा बिकॉज कोई भी चीज़ महात्मा गांधी से रिलेटेड होती है तो वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए. नेक्स्ट आर द अपॉइंटमेंट्स. So there's a very, very important appointment this year, and it is Sanae Takaichi. She's a Japanese woman who is going to be the next Prime Minister of Japan. इनका निकनेम है द आयरन लेडी. जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर ये इलेक्ट हुई हैं. She will be the first woman Prime Minister of Japan. So it becomes very important because of the first woman Prime Minister and also because Japan is a close ally to India. तो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होता है उसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा ही पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव द स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स. आज पीआईबी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स का मेंशन था. फर्स्ट इज द परंपरागत कृषि विकास योजना, nurturing organic farming in India. So as the name suggests, परंपरागत, which means devoid of fertilizers. क्योंकि अगर हम लोग ट्रेडिशनल वेज ऑफ एग्रीकल्चर पे जाएं तो वहाँ पे इतने फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ होते थे. जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें आसपास नेचर में अवेलेबल होती थी उन्हीं को यूज़ करके हम लोग खेती करते थे. It was launched in 2015 under the mission of National Mission for Sustainable Agriculture. What is sustainable agriculture? The kind of agriculture जहाँ पे हम लोग अपनी नीड्स भी पूरी कर ले रहे हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं हो रहा है. So it seeks to promote organic farming through adoption of organic village by cluster approach and by providing participatory guarantee scheme of certificate. ये 2 अप्रोचेस यूज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है. हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या है इस स्कीम के. So the first, as the name suggests, it is to promote the organic farming. Second, to reduce the dependency on fertilizers and agricultural chemicals. After Green Revolution, what happened? To improve the yield and to improve the quantity of crops we were producing, fertilizers बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे. तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को लेटर ऑन लगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी एन इम्पॉर्टेंट वे. देन इम्प्रूवमेंट इन द सॉइल हेल्थ. सो जब फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो सॉइल की हेल्थ डिक्लाइन करने लगती है. एक बार सॉइल की हेल्थ डिक्लाइन करने लगती है तो फर्टिलाइजर्स और ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं. सो इट बिकम्स अ लूप कि सॉइल की हेल्थ डिक्लाइन हुई, फिर ज़्यादा फर्टिलाइजर, फिर और डिक्लाइन, फिर और ज़्यादा फर्टिलाइजर. बट देयर हैज़ टू बी एन एंड. ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करती है. ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से सॉइल एसिडिक और बंजर हो जाती है. एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कि ऑर्गेनिक फूड की एक मार्केट क्रिएट करना है. सो इफ़ यू सी आजकल ऑर्गेनिक फूड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है. एवरीबडी वांट्स good food for their health, and that is why they're turning towards organic markets. So local markets and supply chain create करना भी organic food की एक objective है इस स्कीम का. अच्छा, यहाँ पे there is a question. First organic state of India का नाम बताइए. Please mention it in the comment section if you know. So now we will also see the funding pattern. So it is a centrally sponsored, as I told you, sponsored scheme में आधा शेयर सेंटर का और आधा स्टेट का, and the ratio is 60:40. So 60% by the center and 40% by the state. However, this changes in the northeast area and the Himalayan state जहाँ पे ये शेयर बन जाता है 90:10. Obviously because of the difficult terrain और उनको ज़्यादा support चाहिए development के लिए, that is why. Now the next very important scheme is Ullas, understanding of lifelong learning for all in the society. इसके कुछ कुछ important points है which I am going to tell you जो आपको याद रखने चाहिए, otherwise exam में confuse होने के chances बहुत है. So first, it was launched in 2022.
under the new education policy 2020. So this is the first point कि launch कब हुई. Second, it is a centrally sponsored initiative. Hence, the cost will be shared between the center and the state. Generally 60 to 40 ratio में ही होती है. Aim क्या है? So target क्या है? Adults age 15 and above. So mostly education से related अगर हम लोग कोई स्कीम पढ़ते हैं तो वो 15 के बिलो ही होता है, मतलब बच्चों की बात कर रहे होते हैं एकदम यंग वाले. बट इधर क्या है, 15 एंड अबव की बात हो रही है, एंड फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स. सो वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि इट इज़ ओनली फॉर द वीकर सेक्शन, ओनली फॉर द वुमेन और मे बी SC एंड ST. ऐसा नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स. सो सपोज अगर आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि उल्लास डील्स विद students below 14 years of age and students belonging to the ST category. So that both the statements will be wrong. अगर आपको ये नहीं पता होगा तो chances are high कि आप दोनों को सही मार्क करके आ जाएं, because schemes generally हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं. So किनको टारगेट करेगी? 15 एंड अबव एज ग्रुप को, जो कि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हो सकते हैं एंड जिनको फॉर्मल स्कूलिंग नहीं मिली है. फॉर्मल स्कूलिंग मतलब वो कभी स्कूल नहीं गए, उनका कभी स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ. एंड पर्पस क्या है? टू इंटीग्रेट देम इन द सोसाइटी एंड टू हेल्प देम बिकम अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर टू द नेशंस ग्रोथ. क्या क्या चीज़ें फोकस करी जाएंगी? फाउंडेशनल लर्निंग पे ही फोकस है, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमेरेसी स्किल्स. सॉरी. सो उल्लास का विजन क्या है? इट इज जन जन साक्षर. साक्षर मतलब लिटरेट एंड जन जन मतलब एवरी सिटीजन. एंड इट इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ कर्तव्य बोध. कर्तव्य बोध मतलब ड्यूटी. सो एंड इट प्रमोट्स वॉलंटियरिज्म. अब ये समझने वाली बात है कि सपोज I am a person who had the privilege and who had the fortune to go to a good school. So अब ये मेरा कर्तव्य है that I help a person who hasn't been educated that much or who hasn't gone through the foundational learning, या जिसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला. I help them. That is my duty as a citizen. ड्यूरेशन क्या है इम्प्लीमेंटेशन का? इट इज़ 2022 to 2027 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. एंड टारगेट क्या है? 5 crores. 5 crore लर्नर्स को टारगेट करना है 5 साल में. नाउ विल मूव ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स. So the first important national event is Raksha Mantri to inaugurate National Conference on Opportunities in Defense Manufacturing in the country in New Delhi. कहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में. कौन कर रहा है? रक्षा मंत्री. प्लीज मेंशन इन द कमेंट हु इज द रक्षा मंत्री एट करंट. सो इट इज़ अ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि डिस्कस करेगी कि इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. इट इज़ बीइंग organized by Department of Defense Production, Ministry of Defense. So this department comes under the Ministry of Defense. Question आ सकता है कि कौन सा department organize कर रहा है, या it is being organized by whom. Focus क्या क्या रहेगा? To strengthen the coordination between Ministry of Defense and state and union governments. तो coordination बढ़ाना दोनों parties के बीच, and regional policies को national goal of self reliance से अलाइन करना. सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत पॉपुलराइज करा जा रहा है. इस कॉन्क्लेव में कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्चेस भी होंगे. फर्स्ट इज द डिफेंस एग्जिम पोर्टल. सो फॉर दोज हु नो, दोज हु डोंट नो, एग्जिम ओनली स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट and import. It is as simple as that. So its purpose is to streamline the process of export and import. Easy कर देंगे जिससे export और import बढ़े. And the second is Srijan Deep, Defense Establishment and Entrepreneurs Platform. तो इसमें entrepreneurship को promote करने के लिए कैपेबिलिटीज एंड प्रोडक्ट जो इंडिया में अवेलेबल है उसकी मैपिंग होगी, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए इजी हो कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या कहाँ पे क्या बन रहा है, उसकी एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी उनके पास अवेलेबल होगी. देन दीज आर ऑल्सो 2 बुक्स जो कि लॉन्च हो रही हैं. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको रीड कर लीजिएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देयर हैज बीन लैंडस्लाइड्स इन दार्जिलिंग.
which has caused massive havoc, various loss of life and property. But the news is not about that. The news is कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कह रही है कि जो वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं उसका कॉज दामोदर रिवर सिस्टम में जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जो डैम्स बनाए गए हैं, उससे रिलेटेड है. वी डोंट हैव टू गेट इनटू द कंट्रोवर्सी ऑफ इट. वी ओनली नीड टू नो कि कौन कौन से डैम्स दामोदर रिवर सिस्टम पे है. सो ये बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जा चुका है कई कई एग्जाम्स में, एंड यूपी पीसीएस में तो दिस इज a very important question. So we'll just see कि कौन-कौन से dams important dams दामोदर river पे हैं. So it was the first multi-purpose project of independent India, and they were constructed by Damodar Valley Corporation. So the four important dams are, first is the Tilaiya Dam at the Barakar River, which is a tributary of Damodar River. Then it is the Konar Dam at the Konar River, Maithun Dam again at the Barakar River, and the Panchet Dam at Damodar River. ये आप याद कर लीजिएगा, ये ज़रूर आता है एक ना एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड. इफ यू कैन ऑल्सो सी सम इम्पोर्टेंट डैम्स हियर, मतलब वही वाले मार्क्ड हैं, जैसे ये तिलैया डैम हो गया, ये कोनार डैम हो गया, एंड दिस इज द दामोदर रिवर, this is the Maithon Dam, and this is the Panchet Dam. So you see बंगाल में भी यहाँ से जो होता है इधर दिक्कतें आ रही हैं. Now moving forward to the foreign affairs, which will be the second last segment of our session. So Pakistan offers port to USA. Before we move forward to the news, I'll tell you कि offer किया नहीं है, but it is planning to offer. बट दिस वॉज अ न्यूज, सो आई थॉट वील डिस्कस इट कि अगर आगे कोई डेवलपमेंट होती है तो हमारे समझने में ईजी होगा. सो पाकिस्तान प्लान कर रहा है टू ऑफर अ पोर्ट इन इट्स टाउन ऑफ पसनी ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी. ये आप देखिए, पसनी ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी टू यूएसए. आपको ये समझना है कि वो उसको पोजेशन नहीं ट्रांसफर कर रहा है, वो सिर्फ उसको एक्सेस देने की बात सोच रहा है. This port of Pasni is near the Gwadar port. Gwadar port पाकिस्तान और चाइना ने jointly develop करा था, and this Gwadar port is a part of the larger project which is the CPEC. CPEC stands for China Pakistan Economic Corridor, and this corridor passes through the Gilgit-Baltistan region of India, and hence it becomes very important for India to keep a track कि हो क्या रहा है. Now moving forward to another important place जो कि काफ़ी न्यूज़ में रही है इस हफ्ते, which is the Sir Creek. Sir Creek is one of the contentious places, या creek कह सकते हैं, between India and Pakistan. If you can see, this is the Sir Creek region. इसके वेस्ट में सिंध आ जाता है एंड ईस्ट में गुजरात है. So it is on the border of India and Pakistan, and particularly Sindh and Gujarat. It is of an estuary 96 kilometer long है. इसकी importance बहुत ज़्यादा है. It is crucial for defense of Sindh and Karachi. बोला जाता है कि Sir Creek leads to the road to Karachi. इस वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डेस्परेशन रहती है कि इस पे कंट्रोल वो कायम रखे किसी ना किसी तरीके से. देन पाकिस्तान ने कई बार इसको यूज़ करने की कोशिश करी है इनफिल्ट्रेट करने के लिए इंडिया में, टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए. इट ऑल्सो हैज़ अनटैप्ड ऑयल एंड गैस रिजर्व बहुत ज़्यादा ही, एंड फिशिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राउंड. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द टाइडल एनर्जी in India. So India is also focusing on renewable energy, so this region becomes very important. Dispute क्या है? So India claim करता है कि ये रीजन थालविक प्रिंसिपल के अंडर कवर होता है, हेंस इंडिया का है, और पाकिस्तान कहता है कि ये थालविक के अंदर नहीं आता. सो व्हाट इज थालविक प्रिंसिपल? इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड टू डिफाइन लाइन कि कौन सा रीजन कौन सी कंट्री में आना चाहिए. तो इसकी टेक्निकलिटीज काफ़ी हैं, बट दैट इज़ नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर अस एट दिस पॉइंट. बट
ये है कि इंडिया क्लेम करता है कि ये थालबर्ग प्रिंसिपल में कवर होता है, जिसके अंडर इंडिया का पार्ट माना जाता है वो, बट पाकिस्तान कंटेस्ट करता है कि ये थालबर्ग प्रिंसिपल में नहीं कवर होता है, इसकी वजह से इंडिया का पार्ट नहीं है. And we also need to remember that Bombay Government Resolution of 1914 was related to Sir Creek. And now, the last segment of our session, which is the defense and science and tech. So, this is very important. पहला है सुदर्शन चक्र. सुदर्शन चक्र um, is a defense system जो इंडिया बिल्ड कर रहा है. तो आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, कुछ शायद 1-2 साल पहले, एक इज़राइल की वीडियो बहुत फेमस हुई थी ऑफ एन आयरन डोम. यहाँ से मिसाइल आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, और यहीं इंटरसेप्ट हुआ जा रहा है, और लग रहा है कि एक डोम के अंदर पूरा शहर है. हवा में ही सारी मिसाइल्स उड़ गई. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप. It was announced on the 79th Independence Day, and it is a national security initiative that aims to develop indigenous मतलब local, iron dome like air defense system. So air defense ही है because हवा में ही सब intercept करके खत्म हुआ जा रहा है. टारगेट क्या है? डेवलप करना है बाय 2035. क्या प्रोटेक्ट करेगा? सिविल एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को. इट विल बी अ मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम विच विल बी डेवलप बाय DRDO. तो कौन डेवलप कर रहा है? DRDO. मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या है? तो आपको ये ऐसा दिख रहा है आयरन डोम, ये, बट ये ऐसा होगा. इसकी कई सारी लेयर्स होंगी जो एक साथ काम करेंगी टू इंटरसेप्ट एंड टू प्रोटेक्ट. यहाँ पे लेयर देख लेते हैं, या इंडियन एक्सप्रेस में आज था. So 6,000 to 7,000 radars will be tracking the hostile targets beyond horizon. So 6,000 से 7,000 रेडार्स ट्रैक करेंगे. सैटेलाइट्स भी ऊपर से देखती रहेंगी स्पेस से कि क्या हो रहा है क्या नहीं. डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर्स के थ्रू लेजर्स यूज करेंगे और बहुत सारे एकदम टारगेटेड वेपन्स यूज करे जाएंगे टू इंटरसेप्ट इट इन एयर ओनली. एंड देन इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप करा जाएगा मिसाइल का, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का एंड एयर डिफेंस गन्स का, जो कि अलग लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज व्हाट दे मीन बाय मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आज की काफ़ी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं. सो BRO ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है बाय बिल्डिंग द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये है 19,400 फीट हाई, एंड इट हैज़ बिन डेवलप्ड ऑन द मिगला पास. इसके पहले उमलिंगला पे हाईएस्ट थी 19,024 फीट की. किसने डेवलप करा है? BRO ने. सो मिगला पास लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख के क्लोज है, एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भी क्लोज है. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया. इसके बारे में आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि चाइना ने इन्फिल्ट्रेट करा, ट्रूप्स इधर गए उधर गए, लड़ाइयाँ हुई. सो वी कीप ऑन हियरिंग दिस. इससे फ़ायदा क्या क्या होगा? एक तो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और ट्रूप्स ईजिली मोबिलाइज हो पाएंगे, वहाँ जल्दी पहुँचा जा सकता है. बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो सिक्योरिटी बेटर होगी. एंड लास्टली सिविलियंस को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी. उनके लिए भी तो रोड यूजफुल होगी. ऐसा तो है नहीं कि एक्सक्लूसिवली आर्मी के लिए ही है. तो उनके लिए इजी हो रहेगा. वहाँ पे मेडिकल और रिलीफ पैकेजेस पहुँचाए जाना इजी हो जाएगा. लेट्स रीड द लास्ट न्यूज़ आर्टिकल फॉर टुडे. सो देयर वाज एन आर्टिकल इन द इंडियन एक्सप्रेस जिसमें नई डिस्कवरी के बारे में बात हुई थी, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ टू नो व्हाट फॉस्फीन इज़. सो अ ड्वार्फ प्लैनेट हैज़ बिन डिस्कवर्ड जहाँ पे ट्रेसेस ऑफ फॉस्फीन पाए गए. फॉस्फीन इज अ मॉलिक्यूल with 3 hydrogen atoms and 1 phosphorus atoms. ये याद कर लीजिएगा. It can be easily destroyed, but ये बनता बड़ी मुश्किल से. And it is made by microbial life, swamps, animals and intestine. तो आप देख रहे हैं कि ये लिविंग बींग्स के थ्रू बनाया जा रहा है. सो द क्वेश्चन इज कि ये अगर लिविंग बींग्स के थ्रू बनाया जा रहा है, देन हाउ इज इट बीइंग फाउंड इन गैस चेम्बर्स लाइक जुपिटर and Saturn. So this was the gist of the article. The only thing you need to remember is this, and also कि ये Venus पे भी पाया गया है, just in case उन्होंने पूछ लिया तो. This was about it.
So, we come to the end of our session. I hope you like the session. I'm open to feedback. Please do not forget to write your feedback in the comment section. And you can join our Telegram channel, and the link will be given in the description. Thank you so much. I'll see you in the next video.